उदास लम्हों की ना कोई याद रखना, तूफ़ान में भी वजूद अपना संभाल रखना, किसी की ज़िंदगी की खुशी हो तुम, किसी की ज़िंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोच तुम अपना ख़याल रखना, बस यही सोच तुम अपना ख़याल रखना। तो हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो आप सभी को हमारी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ और ये साल आपके लिए एक सिलेक्शन वाली साल हो, तो यही हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये एक प्रण लेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो कि साइंस के हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 1726 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है कि इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपाद के मूल रोम के समान होती है, तो ये सही हो जाएगा। और बी है कि ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइजाइड्स जो ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती है, ये संवहनी भूमि पौधे के मूल रोम के लिए संरचना तथा कार्य में समान होती है और तथा ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बनी एक या एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। इनमें तना, जड़ और पत्तियां पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि राइजाइड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं, तो ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन बी है कि यह विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि पौधों की सहायता से ये आधा स्तर से जुड़ जाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राइजाइड्स ये ब्रायोफाइटा पादप के प्रमुख विशेषता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य प्लांट बॉडी अगुणित, जिसे हम कहेंगे हेल्पलाइड होता है, जो युग्मक पैदा करता है, इसलिए इसे युग्म कोशिकाविद कहा जाता है। इसके पादप शरीर शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होते हैं और यह थैलस होती है, जो राइजाइड से जड़ जैसी संरचना द्वारा आधार से जुड़ा रहता है और इसमें जड़, तना एवं पत्तियां का अभाव होता है। राइजाइड जड़ों के विपरीत एकल कोशिकाओं से बनते हैं, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो ये कहेंगे हम लोग राइजाइड। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो ये होता है आपका रिक्सिया। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है और ये नम भूमि पेड़ के तनों, चट्टानों आदि पर उगते हैं, जबकि आपके यूलोथ्रिक्स तथा क्लेडोफोरा शैवाल वर्ग के अंतर्गत तथा मार्सिलिया टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर याद रखना यहाँ से। ये और क्लोरोफाइटा ये शैवाल वर्ग के आते हैं, वहीं आपका मार्सिलिया ये आपका टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और जो अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न हो जाएगा स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है। तो इसमें आपका पाया जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब आगे हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा टेरिडोफाइटा। तो ये 4th नंबर चैप्टर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, तो नया चैप्टर टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तो यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग यहाँ से देखेंगे, और यहाँ से लेटेस्ट पैटर्न पे भी क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये आपके पत्तियों की निचली सतह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फर्न पौधे में बीजाणु पत्तियों की निचली सतह में स्थित होते हैं। और फर्न जिसे हम लोग कहते हैं पर्णांग एक बिना पुष्प वाला पौधा होता है जिसमें आपके कोई पत्ती नहीं पाई जाती हैं, और इसको जड़ तना पत्ती 3 भागों में बांटा जाता है, और यह बीजाणु दानियों से बीजाणु उत्पन्न करता है और इसी से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। फर्न एक पूर्ण विकसित संवहनी प्रणाली वाला पौधा है, पहला पौधा है, और यह टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। फर्न अपने सजावटी और औषधीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं आपके मार्सिलिया में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मार्सिलिया जलीय फर्न परिवार की सदस्य है। इसमें पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, और फर्न परिवार के सदस्यों की पत्तियां 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। ऐसे पौधे अक्सर तालाबों या नालों के किनारे कीचड़ में घने गुच्छे में उगते हैं। तो ये आप अक्सर देख भी सकते हैं, जो कि यहाँ पे आसपास यदि तालाब है या नाले हैं तो वहाँ पे भी इसको आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, या कौन बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये होते हैं आपके टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे ये होते हैं आपके जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है कि क्लेडोफोरा। तो ये हम लोग कल वाली क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे। तो ये आपका होता है कारा, ये भी आपका होता है। सी ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, ये भी आपका थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। वहीं आपका ऑप्शन डी है कि मार्सिलिया, तो ये आपका थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो मार्सिलिया पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन ये किससे संबंधित होते हैं, तो ये आपके टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं, और इस समूह में पादप जड़, तना व पत्तियों के रूप में बटा होता है। जल संवहन के लिए इसमें विशेष ऊतक पाए जाते हैं। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं, और इस प्रकार के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं, और इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें
पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो ये होते हैं आपके मार्सिलिया वर्ग के। तो मार्सिलिया पौधे ये आपके तीन तीन ये रूप में विभाजित होते हैं, जड़, तने और पत्तियों में। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये रेलवे का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं होते हैं। तो उनमें आपकी पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपके टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं उनमें आपके पत्ते पाए जाते हैं, जड़ पाई जाती है और तने पाए जाते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्सिलिया। तो ये 3 भागों में विभक्त होता है, जिसके भाग हो जाएंगे पत्ते, जड़ और तना, लेकिन आपका पुष्प ये नहीं होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में पुष्प नहीं होते हैं, किंतु इसमें वास्तविक जड़ें पाई जाती हैं। अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां भी होती हैं। इनके ऊतक मांस के ऊतक से अधिक विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा फर्न तथा हॉर्स टेल किस्म के पौधे होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन रेलवे का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपके फूल नहीं पाए जाते हैं, बाकी आपका पत्ते, जड़ और तना ये पाए जाते हैं, लेकिन आपका ये फल है ये नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो ये कौन से वर्ग में आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे आपके टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक वाले पौधे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो टेरिडोफाइटा विकास की दृष्टि से संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। टेरिडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म काल के सिलुरियन अवधि में देखा गया था। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है, परंतु इनमें जाइलम तथा फ्लोएम में सेल का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में संवहन ऊतक विकसित होता है, अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित नहीं होते हैं, और शैवाल तथा कवक थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपके जो भी वर्ग होते हैं मीन्स आपका जैसे आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो यहाँ से जो भी वर्ग होते हैं इसके आपको एक एक करके लिख के और इसके अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं उन्हें आप सीरियल से नोट डाउन कर लेना और उनको याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनने के एग्जाम में चांस रहते हैं। यदि आपको ये आप याद कर लेंगे तो इसका ईजिली आप क्वेश्चन निकाल भी ले जाएंगे, नहीं तो आप इसके बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो इसीलिए आप जो भी एक एक वर्ग हो उससे रिलेटेड जो भी उसके पौधे होते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर उससे रिलेटेड जो फैक्ट मिले उसको भी नोट डाउन कर लें, नहीं तो आपको उससे रिलेटेड पौधे जरूर याद रखने हैं, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। तो ये होते हैं आपके बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। तो इस प्रकार जो भी आपको फैक्ट लगा करे तो उसी वर्ग के नीचे आप नोट डाउन कर लिया करें। तो एक एक प्रश्न में आप इस प्रकार के एक एक वर्ग को बना लीजिए, तो उस वर्ग से रिलेटेड जो भी फैक्ट और उससे रिलेटेड जो पौधा हो वो वहाँ पे भी एक ही जगह नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्प मिले। तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्ण हरित युक्त व अपुष्प विध पौधे आते हैं, अर्थात इस वर्ग के पौधे पुष्पहीन तथा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, और इस वर्ग के पौधे प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं तथा नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा जैसे फैन और लाइकोपीडियम। तो इस प्रकार के पौधे ये आपके टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जैसे आपको टेरिडोफाइटा वर्ग, तो वहाँ पे ये और ये दोनों इसको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ से जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें आपका गुप्त प्रजनन पाया जाता है। तो ये होते हैं आपके मार्सिलिया वाले पौधे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पौधे इनमें आपका गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि मार्सिलिया एक टेरिडोफाइटा संवहनी पौधा है जो बीजाणुओं का उपयोग करके प्रजनन करते हैं, क्योंकि
टेरिडोफाइटा ना तो फूल पैदा करते हैं और ना ही बीज, उन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है कि जो मार्सिलिया एक टेरिडोफाइटा समैनी पौधा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उनके प्रजनन के लिए साधन छिपे हुए हैं। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हमारा आगे का एक नया चैप्टर हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा अनावृत बीजी। और फ्रेंड्स ये चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट हैं, यदि आप इनको कर ले गए तो एग्जाम में भी आप इजीली इसके सवाल बना पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे छात्रों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं आप एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करें, जहाँ पे आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाया करें, इसीलिए हम लोग कहते हैं जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होता है वो भी आप नोट डाउन कर लिया करें। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हुए हैं रेलवे के। तो यहाँ पे आया अगला प्रश्न कि एक पौधा है जो जल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो ये कौन सा पौधा होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं बिच्छू बूटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से एनटीपीसी का एग्जाम 2021 में हुआ था, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो लेटेस्ट पैटर्न पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इन चैप्टरों को आप स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। यदि आपके एग्जाम में सोचिए अगर आ गया क्वेश्चन, तो आप या तो छोड़ के आएंगे और यदि आप या तो तुक्का लगा के आएंगे। तो इसलिए अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे तो आप हो सकता है कि इसके क्वेश्चन भी बना ले जाएं। तो यहाँ पे बिच्छू बूटी एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ओर्टिका डोइका। तो ये वैज्ञानिक नाम है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो ये होता है आपका देवदार का वृक्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में भी हैं। तो अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज फल भित्ति में बंद नहीं होते हैं, वरन छोटी टहनियों या शाखाओं में खुली अवस्था में होते हैं। इनके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कोणधारी वृक्ष, जिनमें चीड़, फर, देवदार, स्प्रूस आदि। तो इस प्रकार के वृक्ष ये आपके कोणधारी होते हैं। मीन्स आपका हो जाएगा ये कुछ यूं होते हैं, मान के चलिए नुकीले टाइप के ये होते हैं। तो ये आपके अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे हम लोग रखेंगे अनावृति बीजी के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से लेटेस्ट पैटर्न पे 2021 में ही क्वेश्चन कई बार आए हुए यहाँ से हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इफेड्रा पौधे अनावृत बीजी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं और इफेड्रा से इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है, जिसका उपयोग खांसी एवं दमा के इलाज में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएगा, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, इस औषधि का नाम और इससे होने वाले इलाज। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं? तो ये होते हैं आपके अनावृत बीजी के समूह वाले पौधे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अनावृत बीजी इस समूह के पौधों में बीज आवरण रहित होते हैं। इसमें अंडाशय का अभाव होता है और यह पौधा सदाबहार, कोष्ठीय तथा लंबा होता है और ये मेरुदभिद स्वभाव के होते हैं, जिनमें रंध्र पत्ती में धसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की परत चढ़ी होती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे आवरण रहित पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके देवदार के वृक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका सेड्रस देवदरा। तो देवदार से आप रिलेट कर लेना देवदरा को, तो इसका ये वैज्ञानिक नाम जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नग्न बीजी होते हैं, तो कौन से यहाँ पे
नग्नबीजी होते हैं तो पाइनस नग्नबीजी होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। साइकस, पाइनस और सीडरस, गिंगो आदि नग्नबीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपका नींबू, गाजर, गेहूं ये अनावृत बीजी वाले पौधे के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पत्ति करता है। तो हम लोग ये जानते हैं ये होते हैं आपके अनावृत बीजी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी पूछे हुए हैं, और इससे पहले जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आपके एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए थे। तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, यदि आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है तो वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी रह सकती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अनावृत या नग्न बीजी किसमें निर्मित होते हैं। तो ये होते हैं अनावृत बीजी के अंतर्गत, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आज से न्यू ईयर स्टार्ट हो रही है 2025, तो इस न्यू ईयर में हम लोग एक टारगेट बनाएंगे कि जो इस साल के अंत तक हम लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लें और अपने माँ बाप का सपने को साकार करें, क्योंकि वो भी कई सालों से आस लगा के बैठे हुए हैं। तो इस आस पे हम लोगों को अच्छे से उतरना है। तो इस बार यही प्रण लेके तैयारी रखनी है कि ये साल सिलेक्शन वाली साल साबित हो। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।